मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज तमसो मा ज्योतिर्गमय में, जिसका उद्देश्य कि हम विद्यार्थियों तक या हमारे दर्शकों तक ज्ञान की ज्योति पहुंचा सके। हमारा आज का जो पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ जो महान व्यक्ति जुड़े हैं उन्होंने अपनी शिक्षा और साहित्य के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है। इनका काम न केवल प्रशासन तक सीमित है बल्कि शिक्षा को दिशा और नई दृष्टि देने से जुड़ा है। सर, हमारी इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे जो आज के खास मेहमान हैं वो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर मिस्टर हिमेंद्र बाली जी। हमारे जो विद्यार्थी बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, तो सर आप क्या? बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया और ज़िले के मुख्य होने के नाते मुझे यहाँ करके बड़ा अच्छा लगा। और जैसे आपने कहा कि मेरा जीवन वृत्त किस तरह से रहा है, तो मेरा जन्म भी एक ग्रामीण परिवेश में हुआ है। जिला शिमला की तहसील कुमारसेन में एक चेकुल गांव है जो आजकल आधुनिक रूप से उसको जमुलाखट कहते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ और पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश रहा है। और उस परिवेश में 1975 के बाद जैसे हमारी शिक्षा का आरंभ हुआ है, तो प्राथमिक शिक्षा मेरे वहाँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला चमाला में हुई। और उसके बाद 6th क्लास के लिए लगभग कोई 8 किलोमीटर दूर हमारे राजकीय उच्च विद्यालय कांगल एक स्थान है, स्कूल है हमारा, वहाँ पर मेरी शिक्षा हुई। तो उस दौरान अपने घर से अपने स्कूल तक जाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता था। तो विकट रास्ते थे, उस पर सड़कों का कोई इस तरह का जाल नहीं था जिस तरह आज है। तो उस रास्ते से 2.5 घंटे या 3 घंटे जाना, 2.5 या 3 घंटे आना, तो वो जो अनुभव रहा उसमें लगभग रास्ते में ही हम लोग अपने जो पाठ हैं उनको हम याद कर लेते थे। और दूसरा इस वजह से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगभग टॉपर ही रहा हूँ, फर्स्ट ऑनवर्ड्स 10th तक के लिए। और उसके बाद मैट्रिक करने के बाद फिर डॉक्टर बनने का एक सपना था, तो वो शायद पूरा नहीं हुआ क्योंकि घर की परिस्थितियाँ नहीं थी उस तरह की, अनुकूल नहीं थी, वित्तीय विकट परिस्थितियाँ थी। तो उसके बाद जो आगे की शिक्षा मेरी 1984 में मैट्रिक करने के बाद जो है वो पत्राचार माध्यम से ही हुई है। मैं कभी कॉलेज नहीं गया हूँ। तो अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है उसके बाद, तो वो उसी तरह से पत्राचार से, उसके बाद फिर शिक्षा के क्षेत्र में मेरा आगमन हुआ। तो 84 और 84 के बाद 88 तक मेरी स्नातक स्तर की शिक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हुई, पत्राचार से ही हुई। और उस दौरान भी पढ़ाई घर से करनी पड़ती थी। इस तरह का कोई लगभग 6 दिन के लिए कोर्स लगता था जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम होता है। तो उस प्रोग्राम में हम 4-5 दिन का जो शिक्षा है वो अपने प्रोफेसर से लेते थे। और उस दौरान ये भी एक स्थिति थी कि उस वक़्त अपनी जो हमारी फ़ीस होती थी 300-320 रुपये पर ईयर की होती थी, उतने पैसे भी अफोर्ड नहीं हम कर पाते थे। तो एक समय ऐसा भी आया कि मुझे कहीं मजदूरी भी करनी पड़ी हमें। जैसे उस वक़्त वन विभाग में हमारे मानसून के समय में पौधारोपण होता था, तो वहाँ पर हम भी इनरोल हुए। हमारा भी वहाँ पर एक रोज नामचा बना, तो कुछ पैसे मिलते थे और उसको लेकर के फिर अपनी फ़ीस पूरा करना। फ़ीस करने के बाद फिर किताबें तो लगभग मेरे ख्याल से हमने सेकेंड हैंड ही पढ़ी हैं। जो हम आज देखते हैं, आज का जो एक परिदृश्य है कि सारी शिक्षा निःशुल्क ही है, पुस्तकें मिलती हैं। परंतु हमने वो समय देखा कि उस वक़्त वो पुस्तकें भी हम अपने सीनियर से लेते थे जो हमारे वरिष्ठ होते थे। तो कई बार तो हमारे पत्राचार माध्यम से असाइनमेंट्स वहाँ से यूनिवर्सिटी से हमें मिलते थे। किताबें कई बार सुलभ नहीं होती थी, उन्हीं ही असाइनमेंट से काम चलाना पड़ता था। फिर ग्रेजुएशन हुआ 88 में, फिर 90 में पीजी मैंने राजनीति शास्त्र में किया और मैं हिमाचल में मैं सेकंड टॉपर रहा प्राइवेट। मैंने कहा कि आपको कि मैं कभी भी कॉलेज में नहीं गया, मैं पीएचडी में ही यूनिवर्सिटी गया। और
उसके बाद फिर मैंने अपने इतिहास विषय में भी पीजी किया तो 94 में, और उसके बाद 94 में मैं शिक्षा विभाग में बतौर प्राध्यापक नियुक्ति हुई। जी सर। तो पर इसमें आना भी अनायास ही था, क्योंकि जी सर। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और एचएस की तैयारी कर रहा था, और शिक्षक बनना शायद मेरे उस वक्त ये मेरा मुख्य ध्येय नहीं था। जी। पर इतना था कि मुझे पढ़ना है और अच्छा बनना है। जी सर। तो इसलिए 1990-91 में मैंने अटेम्प्ट किया, रिटर्न भी निकाला एचएस का। जी। और उसके बाद जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया, उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि भाई अच्छा है, एक अच्छा नोबल प्रोफेशन है, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो 97 में फिर अपने इतिहास विषय में ही मैं पीएचडी में एनरोल हुआ। जी सर। तो 2002 में मैंने इतिहास विषय में ही अपना जो है पीएचडी का शोध पूर्ण किया। जी सर। तो ये मेरे मन में था कि मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाया, तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने तो चलो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन जी गए। जी। एजुकेशन। तो एक मैं अपने पूरे परिवार का, पूरे हमारी जो बिरादरी है उसका मैं पहले डॉक्टरेट रहा हूँ। जी सर। तो उसके बाद भी पढ़ने का क्रम थमा नहीं, और उसके बाद मैंने 2009 में जर्नलिज्म में बैचलर ऑफ डिग्री किया, और 2011 में मैंने एमजेएमसी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया। ये सारी बातें प्राइवेट ही हो रही हैं। जी सर। और उसके बाद 2016 में इंग्लिश में इग्नू से मैंने 70% के साथ जो है वो पीजी किया इंग्लिश में, जी सर। और 2020 में मैंने एमबीए भी किया। तो ये यात्रा मेरी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की रही, शैक्षणिक। और ये शिक्षा ग्रहण करते मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई मुश्किलें हुई, और शिक्षा को एक्वायर करना, ग्रहण करना मेरे लिए एक क्रेज सा बन गया, जी। एक ऐसी प्यास सी बन गई कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। करना चाहिए। तो क्योंकि अध्यापन में हम पहले से ही थे, जी। और बच्चों को अध्यापन कार्य से निवृत्त होकर के बच्चों को खुद अध्ययन करके स्वाध्याय के माध्यम से बच्चों को अच्छी चीज़ें देना विषय मेरा इतिहास रहा। जी। और मेरा पीएचडी हिमाचल के कल्चर पे था। तो नई बातें, नए चीज़ों को बच्चों को देना, वो बड़े आनंद आया कि 17 वर्ष मैंने अध्यापन किया है, जी। 2011 तक, 94 से लेकर। बहुत आनंद आया कि, और मैं तो ये कहूँगा जो हमारे अध्यापक बंधु हैं कि शिक्षक का जो एक दायित्व है वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है भगवान ने दिया है। जी सर। और मुझे लग रहा है कि जितना शिक्षक के पास एक स्पेस होता है काम करने का, उतना स्पेस किसी और सेवा में नहीं होता है, क्योंकि क्लासरूम में उसके पास इतना समय होता है कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरह का संस्कार और शिक्षा दे सकता है। जितना ज्ञान उसके पास है उसके माध्यम से वो बच्चों को जो है अच्छे संस्कार और शिक्षा से जो है वो उनको इक्विप कर सकता है। जी सर। सर, जैसे एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए सर? देखिए, मुझे ये लगा कि मैंने कभी इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स नहीं किया है, क्योंकि मैं लेक्चरर से आया हूँ। तो जब मैंने शिक्षण कार्य किया तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले शिक्षक के लिए पहला जो एक गुण होना चाहिए वो होना चाहिए उसकी प्रतिबद्धता, उसका कमिटमेंट क्या है। जी। क्या वो बच्चों को बच्चों के भविष्य के प्रति वो सजग और सचेत है, जी सर। और बच्चों को एक वो नई दिशा देने में उसकी एक अंदर की इच्छा शक्ति जागृत है। तो पहला प्रतिबद्धता, अगर अध्यापक के अंदर प्रतिबद्धता है कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पेशा व्यवसाय है, और मैं अपने इस व्यवसाय के संबल से, सहारे से मैं बच्चों को एक गुणवान और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का स्वामी बनाऊंगा, तो प्रतिबद्धता जो मैं समझता हूँ शिक्षक का पहला गुण है। दूसरा जो गुण उसका है वो उसका समर्पण है। जब तक शिक्षक का समर्पण नहीं है बच्चों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति नहीं है, और उन बच्चों के प्रति जो उसका भाव है, एक बच्चे का भाव है, जैसे अपने बच्चे हैं उसी तरह का भाव उसमें है कि इन बच्चों के लिए मैं अपना सारा ज्ञान जो है उनको परोसना चाहता हूँ। अगर ये समर्पण का भाव अध्यापक के अंदर है तो वो अपने पास जितना भी उसके पास ज्ञान राशि है वो उसका समर्पण करने के लिए सदैव तत्पर है। तो मैं समझता हूँ कि समर्पण जो है दूसरा गुण उसका है, और जो तीसरा गुण उसका जो है वो उसकी कर्तव्य निष्ठा है कि वो ये समझे कि जिस काम के लिए औपचारिक रूप से उसको भेजा गया है, नियुक्त है वो,
क्या वो उस काम को, उस दायित्व को निभा भी रहा है? वो अपने से प्रश्न करे, अपनी अंतरात्मा से ये पूछे कि मैं जो सुबह से शाम तक बच्चों को जो एक गुण दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, पुस्तकीय ज्ञान की बात करें या हम अपने अनुभवजन्य ज्ञान की बात करें, तो क्या उस ज्ञान से बच्चे का कुछ उद्दीपन हो रहा है, उसका उत्थान हो रहा है? तो ये 3 गुण अगर अध्यापक में हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी व्यवस्था जो है वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी, है ना? अगर कर्तव्य बोध आ गया, उसमें समर्पण आ गया, और तीसरा उसके पास प्रतिबद्धता है कि भी मैं आई एम प्राउड टू बी ए टीचर, अगर ये 3 गुण उसके पास अगर हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी शैक्षणिक जो उसके पास प्रविधि है, मेथोडोलॉजी है, वो स्वतः ही पैदा हो जाती है। क्योंकि समर्पण से जो चीज अंदर से व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा से निकलेगी वो स्वतः ही एक प्रविधि से युक्त होती है, टेक्नोलॉजी से वो एक तरह से लेस्ड होती है, बंधी होती है। जी सर। सर जैसे आप साहित्य से भी संबंध रखते हैं सर, विशेष रुचि है आपकी साहित्य में, तो सर ऐसे कोई साहित्यकार या रचनाकार जो आपको प्रभावित किया है जिन्होंने आपको? चलो ये आपने बड़ा प्रश्न किया, क्योंकि साहित्य आई एम मतलब एसोसिएटेड विद द लिटरेचर, स्पेशली हिमाचल लिटरेचर, हिमाचल फोक लिटरेचर। तो वैसे सृजनशीलता मेरे बचपन से ही जीवन में जुड़ी रही है, और मुझे याद आता है कि जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैंने एक उपन्यास शुरू किया था। तो उस उपन्यास की मुझे आज भी याद है कि 37 पेज मैंने उसके लिखे थे। तो उसका नाम था आंसू। दुर्भाग्य से वो मुझे ना बाद में उसका वो स्क्रिप्ट मिला भी नहीं, तो पर मुझे उसकी ना एक पटकथा याद है कि उसमें जीवन का जो एक कटु सत्य मेरा था, जीवन के व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए जो सत्य थे उसको उसमें मैंने निरूपित किया था, उसमें वर्णन किया था। तो वो हाँ से ये शुरुआत हुई। उसके बाद ऐसा नहीं कि ठहराव आ गया होगा, चिंतनशील में बचपन से रहा हूँ। किसी भी चीज को देखना, उसको गहराई से देखना और गंभीरता से देखना, और फिर कुछ चिंतन मनन करना, ये बचपन से रहा हूँ। और मैं बातूनी नहीं रहा हूँ पहले से, मैं बहुत ही एक कह सकते हैं आपकी वही एक रिजर्व किस्म का मेरा व्यक्तित्व रहा है। अधिक मैं बातें नहीं करता था। घर में भी कई बार पिताजी, माताजी या भाई लोग कहते थे यार हम लोग आते हैं बात, ज़्यादा बात नहीं करते, पर एक बात होती थी, पर एक सामान्य बात, मतलब एक नपी तुली सी बात, संयमित सा एक संवाद होता था। और उसके बाद 1990 का एक दौर था, उस वक्त ये प्रिंट मीडिया काफ़ी सक्रिय था। 90 में हम लोग भी बेरोजगार हो गए थे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि सृजन का काम करें। तो मेरे भाई साहब ने जो मेरे से बड़े थे, और उन्होंने कहा यार तुम लिखने का काम करो, घर में तो बैठे हैं और कुछ थोड़ा सा कुछ लिखें। उस वक्त ये जनसत्ता एक अखबार हिंदी का चलता था, उसमें एक गांव आता था, एक गांव के बारे में इतिहास लिखें। तो उस गांव में पूरा इतिहास, उसकी संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वो सारी चीज़ें उसमें लगभग एक कॉलम में आती थी। वो एक स्तंभ उसमें चलता था, उसमें जनसत्ता में हिम सत्ता के नाम से वो एक स्तंभ चलता था। और मैंने लिखना शुरू कर दिया, 1990 की बात है। और धीरे धीरे वो दौर फिर रुका नहीं। तो वहाँ से मैंने एक फ्रीलांस राइटिंग शुरू की, एक राइटर के रूप में शुरू किया। उसके बाद जनसत्ता, फिर आपके वीर प्रताप, उस वक्त एक बार, तो उसमें मैं कहानियाँ लिखना मैंने शुरू किया। एक मतलब एक उत्साह सा पैदा हो गया, और अंदर जो दबी हुई जो भावनाएं थी वो जागृत हो गई, और लिखने के लिए एक मंच मिल गया अखबारों के माध्यम से और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो उसमें चाहे हमारा सरकारी पत्र, हमारा गिरिराज साप्ताहिक आता है, और मासिक हमारा हिमप्रस्थ आता है। तो उसमें मैंने इतना लिखना शुरू किया, उसमें आलेख अलग से लिखने, सांस्कृतिक लेखन मैंने बहुत किया। मैंने यात्रा वृत्तांत बहुत लिखे। हाँ, मैंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे। और उसके साथ साथ ही यहाँ की धर्म संस्कृति पर मैंने बहुत लिखा, जिस पे मैं आज भी लिख रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी व्यंग्य मैंने लिखी। मैंने पहाड़ी में भी लिखा। पहाड़ी में मैंने बहुत सारी कविताएं लिखनी शुरू की, हालांकि मेरे पास लगभग अभी 100-150 ऐसे कविताएं, गीत मैंने लिखे हैं पहाड़ी में। तो क्योंकि हमारे हिमप्रस्थ और
इंद्रप्रस्थ के साथ साथ इसमें गिरिराज में एक पहाड़ी का ही परिशिष्ट आता है, तो उसमें मैंने काफ़ी व्यंग्य वगैरह लिखे हैं, गीत लिखे हैं। जी सर। तो ये दौर फिर यूँ चलता रहा। पहले फुटकर लिखा हमने, यानी कि कहीं कहीं पत्र पत्रिकाओं में लिखा, और ऐसा लिखा कि मतलब लोग हमारे लिए फ़ोन करने शुरू किए। उस वक्त फ़ोन तो होते नहीं थे, उस वक्त यानी कि पोस्ट कार्ड होता था जी 15 रुपए का। जी जी कभी दिल्ली से किसी का पोस्ट कार्ड आया कि मैंने आपकी कहानी दैनिक ट्रिब्यून में पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, जी है ना। कभी मंडी से आ रहा है, कभी बठिंडा से आ गया। जी। तो मेरे पास एक बड़ा संग्रह है इन पोस्ट कार्ड का। तो वो भी एक ज़माना था, जी और उसमें मुझे ऐसा लगा कि भी अपनी जो हमारी अंदर भावनाएं होती हैं उनको शब्द का रूप देना, जी उससे एक तो आपके अंदर की जो एक चेतना है वो जागृत हो जाती है। आपके अंदर का एक जो एक तनाव होता है जी जो अभिव्यक्ति की ना होने की वजह से बना रहता है, उससे आप बाहर निकल आते हैं। जी सर। हमारी जो भावनाएं हैं, हाँ, वो अगर भावना लिख अब कर हाँ, बाहर हाँ, आती हैं। अगर अब उसको व्यक्त रूप आप देते हैं, जी और अभिव्यक्ति भी अगर शब्दों के माध्यम से दे रहे हैं जी या अपने संबोधन के माध्यम से दे रहे हैं, तो कितनी एक आत्मिक शांति की अनुभूति हमें होती है। वो मुझे हुआ, और उसके बाद मेरा पीएचडी का कार्य चलता रहा। उसके 2006 में जाकर के फिर मैंने अपना एक कविता संग्रह निकाला, प्रभाष। प्रभाष सर। हाँ, तो प्रभाष मतलब सूर्य। तो मेरे पास तो इतना लेखन का एक क्रेज बन गया था कि महीने में कम से कम 10 कविताएं लिखना या गज़ल लिखना, जो मतलब पद्य में लिखता था मैं, जी और गद्य रूप में भी लघु कथाएं मैंने बहुत लिखी हैं। वैसे तो मैंने बड़ी कथाएं भी बहुत लिखी, 50-60 लिखी हैं, जो वीर प्रताप वगैरह में बहुत छपी हैं। लोगों की बड़ी समीक्षाएं भी हुई हैं, लोग बड़े एक फैन रूप में मेरे से फिर वो मिलना चाहते थे। जी मतलब बहुत बड़ा एक प्रशंसक बन एक गए सर विस्तार, आपके। एक कहते हैं ना कि पूरा एक विस्तार हो गया, पाठकों का बहुत बड़ा विस्तार लगभग उत्तर भारत में। हम भी सर उसमें शामिल हो गए। अच्छा, हाँ। तो 2006 में मेरा प्रभाष आया, तो उसकी मैंने समीक्षा की। बड़े बड़े लेखकों ने, जो हिमाचल के भी थे, बाहर के भी थे, तो उसमें मेरा जो एक उसकी अंतर्वस्तु थी उन कविताओं की थी, जी सर। उसमें अध्यात्म, उसमें पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक जो हमारे आजकल के बदलता हुआ परिवेश है, उन सब की कविताएं थी। तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। जी सर। तो फिर वो एक क्रम तो चलता रहा, लिखने का क्रम, और 2018 में मेरा लघु कथा संग्रह एक आया, सिमटते आसमान। जी उस सिमटते आसमान नाम मैंने इसलिए रखा कि व्यक्ति के पास यूं तो भौतिक रूप से स्पेस बहुत ज्यादा है, जी पर मानसिक रूप से उसके पास स्पेस नहीं बचा। वो बहुत सिमट चुका है उसके पास, ऐसा लगता है उसको कि एक घुटन भरे परिवेश में जी रहा है। जी सर। घर बहुत स्पेशियस है, जी घर बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए हैं, पर उस घर के अंदर भी वो एक ना एकाकीपन जिसको कहते हैं, अकेलापन, जी सर। और परिवार के बीच में अकेलापन। तो वो सिमटते आसमान में बहुत सारी ऐसी लघु कथाएं थी जो हमारे जीवन के आसपास, हमारे परिवेश के आसपास जो घटित हो रही हैं। हमारे जो एक बुजुर्ग पीढ़ी है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव कैसे समाज में उत्पन्न हो चुका है, रिश्ते कैसे दरक रहे हैं, जी सर। रिश्तों में क्षीणता कैसे आ गई है, इन सब बातों को मैंने उसमें एक जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। जी सर। और ये जो मेरा सिमटते आसमान है, उसमें मेरी 67 लघु कथाएं छपी हैं। तो उसको अभी एक बॉम्बे भी गई है वो सारी, उसमें कुछ फिल्म वाले कुछ चाह रहे हैं कि भाई एपिसोड वाइज जी हम उसमें कुछ छोटे छोटे एपिसोड निकालेंगे, और बहुत ही सटीक संदेश उसमें है। तो हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति अकादमी ने भी वो पुस्तकें ली हैं, कोई 25,000 की ली, 144 पुस्तकें गई हैं। तो काफ़ी वो साहित्य जगत में उनकी सराहना हुई है। जी सर। और कथा, लघु कथा के परिवेश में एक नई शुरुआत मेरे द्वारा हुई है, और बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े कथाकार हैं, जो नामी गिरामी थे, जी उन लोगों ने कहा कि इसमें कई ऐसे कथ्य हैं, इसकी शैली ऐसी है जी कि उस शैली ने तो आप लघु कथा की शैली को ही एक नया रूप दे दिया। जी सर। तो उसके बाद फिर लघु कथा के साथ साथ मेरा जो लेखन सांस्कृतिक इतिहास का चल रहा था, जी वो भी मतलब अन्वेषणात्मक चल रहा था, रिसर्च। रिसर्च। तो 2020 में जो मेरा पीएचडी में मेरा जो टॉपिक रहा था, जी मंडी का सांस्कृतिक वैभव, हिमालय गरिमा, मंडी का सांस्कृतिक वैभव, वो किताब मैंने निकाली। यानी कि 2004 में मेरा पीएचडी हो गया था। उसके बाद ये 16 वर्ष उसमें और भी मैंने संवर्धित सामग्री उसमें डाली, जी
और वो मेरी सबसे बेस्ट वो एक रिसर्च बुक निकली है और उसको भी हिमाचल प्रदेश कला भाषा संस्कृति अकादमी ने खरीदा। एक थोक उसमें क्रय योजना होती है, तो काफ़ी बिकी है वो और का लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं छात्राएं हैं, तो बड़ी मात्रा में उसका एक रेफरेंस बुक के रूप में आज यूज कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे द्वारा जो कार्य हुआ है, अन्वेषणात्मक कार्य हुआ है, शोधात्मक कार्य हुआ है, तो उस पर एक संभावनाएं शोधार्थियों को बनी है, क्योंकि शोध वो होता है जिसमें शोध की संभावनाएं और खुलती हैं। तो उसके बाद 2021 में मेरे पास बहुत सारे रिसर्च पेपर थे जो पत्र पत्रिकाओं में छपे भी थे, तो मैंने सोचा कि अगर ये तो मेरे पास पड़े रहेंगे तो क्यों ना एक पुस्तक का रूप दें। तो उसमें हिमाचल गरिमा, हिमाचल गौरव, हिमाचल प्रदेश का भूगोल और इतिहास, वो उसमें भूगोल और इतिहास हिमाचल का मैंने पूरा, यानी कि हमारे पाषाण काल से लेकर आदि मानव से लेकर के आज तक का इतिहास है। वो पुस्तक इतनी ज़्यादा होगी है हिमाचल की यूनिवर्सिटी में, जो हमारे एचएस कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो आज भी को लाइक हॉट केक्स वो अगर रखते हैं वहाँ पे तो काफ़ी बिके और आज उसकी डिमांड बढ़ी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ, बहुत ही मतलब वो जो मेरे आलेख हैं, वो जो मेरे आर्टिकल्स हैं, वो विद रेफरेंस है उसमें। और रेफरेंस भी एक मतलब अगर उसमें 12-15 आर्टिकल्स हैं तो एक आर्टिकल के जो रेफरेंसेस है वो लगभग 25, 30, 40 तक भी हैं। तो इससे एक ऑथेंटिसिटी भी होती है, उसके जितने भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो ऑथेंटिक है। तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी लेखन कार्य था और मैंने चाहा कि इसको और आगे बढ़ाएं। फिर कोविड काल आ गया जी सर। और कोविड काल ने तो हमको बिल्कुल तरह से हमें कारागार में डाल दिया जी। ये दौर जो है लगभग 1-1.5 साल का था, तो जो ये चिंतन होता ना, ये जो सृजन होता है, ये रुकता तो है नहीं है, ये अंदर सृजन चलता रहा। पुस्तकें थी मेरे पास, अपना पुस्तकालय कम से कम 10,000 किताबें हैं मेरे पास, अपनी किताबें। पुस्तकों को इकट्ठा करने का क्रेज अब भी बना हुआ है। तो मैंने छोटे छोटे एक एपिसोड्स, यहाँ के मेले, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ के आपके संस्कार गीत, यहाँ के संस्कार, चाहे वो वैवाहिक संस्कार की बात करें, पुत्र जन्म के संस्कार की बातें करें, है ना, यहाँ की जैसे लोहड़ी होगी, हरियाली होगी, तीज हो गया, है ना, आपके शायर हो गई। तो इस तरह से ये इतने मैंने तैयार कर दिए, सामग्री तैयार की। तो 2023 में मैंने 2 किताबें निकाली सतलुज घाटी पे। क्यों, बाहर जाना मुश्किल था, यानी कि किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक 6 जिले, तो सतलुज घाटी का सांस्कृतिक वैभव और सतलुज घाटी की सांस्कृतिक परंपरा है, 2 किताबें मैंने फिर पब्लिश की। और ये किताबें भी एक, मैं समझता हूँ कि एक ब्लॉकबस्टर किताबें रही हैं, बहुत बिक रही हैं आज की डेट में। और हमारे शिमला में भाषा कला संस्कृति विभाग का एक किताब घर है, तो वहाँ पर अभी वो किताबें खत्म हुई, 30-40 बिक चुकी हैं। बोला आप और भेजिए, जो शोधार्थी है उसको खरीद रहे हैं। तो वो दौर भी मतलब अभी चल रहा है। तो अभी हाल ही में एक सतलुज गिरी घाटी का सांस्कृतिक परिचय, वो किताब अभी स्टेट फॉरवर्ड प्रकाशन से अभी छपी है, और वो अभी पुस्तकें आपके इन विद्यालय में भी है, शायद आपके विद्यालय में भी आने वाली। उसमें सतलुज और गिरी में मैंने सिरमौर के बहुत सारी परंपराएं, यहाँ के देव स्मारक और यहाँ की देव परंपराएं, देव संस्कृति, लोक संस्कृति को उसमें जोड़ा हुआ। वो किताब भी काफ़ी ज्ञानवर्धक और शोधार्थियों को, पाठकों को, और जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए काम आएंगे। तो अभी हाल ही में मेरी अभी जो किताब का विमोचन एक सप्ताह पहले हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास, तो वो पुस्तक भी मेरे शोध पत्रों पे ही है। और अभी जो आने वाली पुस्तक है, आज ही मेरी प्रकाशक से बात हुई थी, तो वो हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक स्वरूप जो है वो भी लगभग 15 दिन बाद आने वाली है। तो इस तरह से 3-4 किताबें और चल रही हैं, जो भी काम चल रहा है। तो ये लेखन का जो काम है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी एक चिंतन की धारा है, वो कभी रुकती नहीं। और आप एक शोधार्थी, एक अध्येता जिसको कहते हैं ना, एक जो लेखक होता है, जो कहीं अगर जाता है तो उसके मन में वो एक भाव आ जाता है कि इस क्षेत्र विशेष के बारे में कुछ हमें जानकारी मिले। और मैं समझता हूँ कि आज का जो बदलता हुआ परिवेश है, जहाँ हमारी लोक संस्कृति या हमारी क्षेत्र विशेष की संस्कृति की हम बात करें, वो धूमिल हो रही है। और संस्कृति का धूमिल होना, उसका क्षीण होना किसी भी समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।
वही समाज स्वस्थ रहता है जिसकी संस्कृति जीवित है। जी सर। अगर संस्कृति मृतप्राय है या संस्कृति क्षीण होती जा रही है, जी सर। वो समाज वैचारिक रूप से ही रुग्ण हो जाता, बीमार हो जी सर। जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने संकल्प लिया है कि इस हिमालय क्षेत्र में जिसका इतिहास प्राक वैदिक वैदिक पुराने काल से जुड़ा हुआ है, आपका ये क्षेत्र सेनधार का क्षेत्र जी सर। है ना, जो कि एक तरह से वैदिक काल में भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई अनेक परंपराएं समाज में व्याप्त हैं। जी। ऋषि श्रृंगी का, ऋषि भृगु ऋषि का या पांडवों का यहाँ आगमन हुआ, अनेक ऐसे हमारे जो ऋषिवर हैं, देवगण हैं, वराह अवतार की हम बात करें और वामन अवतार की बात करें जो बलक से उसका संबंध है। जी, बोलिए। तो इतना कुछ अभी मेरे पास लिखने को है इस क्षेत्र के बारे में। ये तभी संभव होता है एक शिक्षक के लिए और एक शोधार्थी के लिए अगर उसका अध्ययन बहुत विराट है, जी सर। उसका चिंतन बहुत विराट है और वो उस लेखन को इतिहास की दृष्टि से, प्रामाणिक दृष्टि से प्रतिष्ठित करता है, लोगों के सामने लाता है। जी सर। और ये आवश्यक भी है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो एक मोबाइल की एज में रह रही है, सैटेलाइट एज में रह रही है, जी सर। जहाँ पर नित्य उसके सामने प्रलोभन बहुत है। वो रील के ज़माने में रह रहा है ना, वो टिकटॉक के ज़माने में रह रहा है। इतने प्रलोभन है कि वो एक रील जो कि 27 सेकंड की 28 सेकंड की होती है उसको भी वो 10 सेकंड ही देखता है। उसको लगता है कि अगली रील में कुछ ज़्यादा आनंद आए। जी सर। तो ये जो सेंसुअस प्लेजर की तरफ हमारी पीढ़ी जा रही है, उसका ध्यान हमें दोबारा से केंद्रित करना होगा। हमारी जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी संस्कृति में निहित हैं, उनके प्रति वो स्नेह पैदा करें, सम्मान पैदा करें और सबसे पहले परिचय पैदा करें कि हमारी संस्कृति कितनी गूढ़, गौरवमयी और कितनी गंभीर और कितना प्रबुद्ध रही है, जिसने एक पूरे विशाल भारतवर्ष की स्थापना करी और पूरे भारतवर्ष को इस युग में क्या चारों युगों में या उससे पहले कल्पों तक इसको जीवित रखा हुआ है। तो ये जो सत्व है संस्कृति का, उसको जीवित रखने के लिए संस्कृति का परिचय लोगों को हो, सिर्फ बच्चों को ना हो, लोगों को भी हो, ताकि हम उन गुणों को जीवन में आत्मसात करें। वो गुण हैं जो मतलब कालातीत हैं। ये गुण मतलब एक काल के खत्म होने पर, एक युग के खत्म होने पर भी इनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो इस संस्कृति के इन तत्वों को दोबारा से पुनर्जीवित करना, पुनर्स्थापित करना, पुनर्प्रतिष्ठित करना, ये मेरा ध्येय है और मेरी लेखनी इस तरफ बढ़ रही है। और मेरा यही आह्वान है, शिक्षकों से भी मेरा यही आह्वान है कि आप लोग शिक्षा के साथ साथ आपका जो अपना ज्ञान है, जो आपके स्वाध्याय से पैदा हुआ है, जो आपके अनुभव से पैदा हुआ है, उसका एक संक्षिप्त सार रूप में बच्चों को भी दान दिया करो। जी सर। जिससे उन बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उनका उनमें संचरण हो, उनका वो वर्ण करें। तो मेरा यह एक संदेश है। और बाकी अध्यापक जो हैं वो एक अध्ययन की निरंतरता से जुड़े हैं। उसका अपना अध्ययन इतना गहन, घनिष्ठ और गूढ़ होना चाहिए कि अगर वो समाज में कहीं खड़ा है, अगर उसने कोई उक्ति कह दी, अगर उसने कहीं संवाद किया है, तो उस संवाद पर वो लोग चिंतन करें, लोग नहीं इस व्यक्ति के अंदर विचारों की इतनी गंभीरता है। तो वो तभी आती है अगर उस व्यक्ति में सृजनात्मकता है, अध्ययन के प्रति वो बहुत सजग, सचेत और गंभीर है। अगर वो ऐसा है तो निस्संदेह एक शिक्षक जो है एक अच्छा शोधार्थी हो सकता है और अच्छा सृजनकर्ता हो सकता है। तो सृजन जो है वो मैं समझता हूँ कि शिक्षक के जीवन का अभिन्न अंग है। उससे हर अध्यापक शिक्षक को जुड़ना चाहिए। जी सर, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हुई है सर, हमारे विद्यार्थियों के लिए कोई एक ऐसी किताब जो आप पढ़ने की सलाह देंगे, वो कौन सी रहेगी सर और क्यों रहेगी? देखिए, भारत का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, हम गौरवशाली हैं कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। यहाँ पर हमारे चाहे वो धार्मिक ग्रंथ की बात करें, हमारे लोक साहित्य की हम बात करें या लौकिक साहित्य जिसे हम कहते हैं, चाहे उसको कालिदास के हम नाटकों की बात करें, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें, मेघदूत की हम बात करें, भास के नाटकों की हम बात करें, या फिर हम अपने धार्मिक ग्रंथों की, चाहे वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें,
या फिर अपने महान पुरुषों की जीवनी की हम बात करें, उसमें भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र हम जो गीता में उनके संदेश से हमें दिख रहा है। जी तो इसके अलावा हमारे देश में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे उसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण और उसके बाद इतिहास पुरुष बहुत सारे, अशोक की हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे बहुत सारे राजपूत योद्धा रहे हैं, राणा सांगा की हम बात करें, महाराणा प्रताप की हम बात करें, और बहुत सारी ऐसी, झांसी की रानी की हम बात करें, उससे पहले भी अहल्याबाई की हम बात करें, जो हमारे पेशवा रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे महान पुरुष इस धरती पे हुए हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीर रूप से, महात्मा गांधी की हम बात करें, नेहरू जी की हम बात करें, या अरविंद घोष की हम बात करते हैं, विवेकानंद जी की बात करें जो कि एक यूथ आइकन है, मैं समझता हूँ कि हमारा तो इतना इतिहास इतना विपुल और इतना विशाल और इतना प्रशांत है कि इसमें ऐसे महान पुरुष हैं, अगर उनकी जीवनी और उनके कार्यों और कृत्यों को और उनके कृतित्व का, उनके साहित्य को हम पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि बच्चों का सबसे पहले चरित्र निर्माण आवश्यक है। जी सर। अगर बच्चे को हम सीधे ही शिक्षा में झोंक देते हैं जी और ये कहेंगे बच्चा तुमने ये क्रेम करना है, इसको तुम बस याद करो, है ना, मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये आवश्यक है कि व्यक्ति का निर्माण हो पहले, जी सर। कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे निर्मित हो सकता है, वो एक मतलब एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता है। और हमारे जो पूर्वज उनमें उन श्रेणी में हैं जिन लोगों ने इतिहास लिखा है, इतिहास पुरुष बने, जी सर। जो इतिहास में आज युगों बाद भी उनके कार्य प्रासंगिक हैं, तो उसके पीछे उनके कौन से कार्य रहे होंगे। जी सर। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें कि वो भारत के पहले सम्राट रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर नंद वंश के राजा धनानंद के राज्य का विनाश किया, किस तरह उनके गुरु चाणक्य जैसा गुरु, जिसने भारत के राजाओं को पहले संगठित किया और ऐसा व्यक्ति पहले ढूंढा, और ऐसा व्यक्ति ढूंढा जिसके अंदर मतलब वीरता थी, जी सर। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। जी फिर उसको उस आतताई शासक के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। उस तरह भगवान कृष्ण का चरित्र हम देखें, जी सर। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक राजनीतिज्ञ का स्वरूप उनमें दिखता है कि राजनीति का स्वरूप कैसे होना चाहिए, जी सर। किस तरह कौरव और पांडवों के अपने आपसी युद्ध में किस तरह से उन्होंने कूटनीतिक तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया, जी है ना, शांति लाने के लिए अगर एक दूत के रूप में वो उपस्थित हुए, एक भगवान होते हुए भी। और जो गीता का संदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने ज्ञान योग की, जी कर्म योग की, भक्ति योग, तीनों योगों का जो एक विकल्प अर्जुन के सामने रखा कि तुम किसी पे भी चलो। जी उन्होंने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, तुम कर्म को करो, जी कर्म निष्काम होना चाहिए, पर तुम अपना कर्म करते जाओ, है ना, तो फल की इच्छा मत करें। तो मैं समझता हूँ गीता भी एक बहुत बड़ा एक पुस्तक है जी जो प्रेरक एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सकती है। जी और इसके अतिरिक्त बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे जो संत समुदाय है समाज का, जी उसमें भले ही हम बहुत सारे कबीर है, नानक जी हैं, और वल्लभाचार्य है, माधवाचार्य हैं, और शंकराचार्य हुए हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं। जी सर। और इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी हमारे जो योग की पुस्तकें हैं, योग विशिष्ट पुस्तक है, जो विशिष्ट ऋषि ने जो ज्ञान भगवान राम को दिया, उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। जी उसमें वैज्ञानिक तरीके से जीवन को जीने की पद्धति को बताया गया। जी सर। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को पढ़ना चाहिए, वो अपने में एक विज्ञान है, जी सर। अपने में बहुत बड़ा विज्ञान है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो धार्मिक और लौकिक साहित्य की कोई कमी नहीं है। जी सर। कमी है पठनीयता की, बच्चे पढ़ें जी और बच्चों के पढ़ने के प्रति प्रवृत्ति पैदा हो। और अगर उसने पढ़ना शुरू किया है तो इतनी बड़ी भारतीय ज्ञान संपदा है, उस संपदा में जीवन के सर्वांगीण विकास के सारे सूत्र हैं। जी अगर बच्चा उनको पढ़ना आरंभ करेगा तो उसे उसकी आंखें खुलेंगी, उसकी अंतरात्मा के जो चक्षु हैं, बोलते हैं ज्ञान चक्षु हैं, वो खुलेंगे जी सर। कि जीवन की सार्थकता किसमें है, उसका उसे परिचय होगा, अनुभव होगा। अगर एक बार परिचय हो गया
अंदर चेतना जाग गई, उसके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा होगी, जी सर। तो वो स्वतः ही प्रेरित हो जाता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को, शिक्षक को इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो हमारे अतीत के गौरव का उनको परिचय करवाएं जी और उस परिचय के माध्यम से उनके अंदर एक प्रेरणा का एक दीप जो है वो प्रज्वलित करें। जी सर। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपके समय, आपके विद्यार्थी जीवन के समय जो शिक्षा व्यवस्था थी और वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था है सर, उसमें कितना अंतर है सर? क्या अंतर है इसमें? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि शिक्षा में अभी का जो परिदृश्य हमारे सामने है कि शिक्षा का जो एक तरीका है, उसमें हमारे पास अधोसंरचना परिवर्तित ज़्यादा हुई है। जी पुस्तकें उस वक़्त भी थी, ऐसा नहीं कि पुस्तकें उस वक़्त नहीं थी, और आज पुस्तकें हैं और पुस्तक के साथ साथ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसकी जो एक सहायक सामग्री है, जिसको हम अधोसंरचना कहते हैं, हाँ जी सर। टेक्नोलॉजी एडेड जी जो सामग्री है वो काफ़ी मात्रा में, जी और उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि आज के युग में हमारा जो एक युग है वो एक तरह से एक डिजिटल वर्ल्ड है, और इसमें हमारे जो शिक्षा है वो इस तरह की होनी चाहिए ताकि वो हम लोग जो है मैकेनाइज तरीके से भी पढ़ें, जी है ना। उसके लिए हमारा वाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, या हम अपने ऐसी लैब्स हमारे पास आज हैं जी जिसको हम टेक्नो लैब्स कहते हैं, रोबोटिक लैब्स हैं, जहाँ पर कि व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। प्राप्त होगा सर। इतना ही फर्क है कि वो उस वक्त की पुस्तकें, हालांकि पुस्तकीय ज्ञान था, उस वक्त व्यवहारिक बड़ी कम होती थी। हमारे समय में इतनी प्रयोगशालाएं भी नहीं होती, प्रयोगशाला में इतने वस्तुएं भी कहाँ होती थी, नहीं सर। उसमें ऑपरेटर्स ही नहीं होते थे। जी तो पर आज इतनी सुलभ हैं, ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, गैजेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वाइट बोर्ड है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, लैब्स इस हाईटेक लैब्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका सही प्रयोग अगर हम करते हैं जी तो मुझे लग रहा है कि व्यक्ति का, बच्चे का जो ज्ञान है उसके लिए एक बड़ा स्पेस ज़्यादा मिल गया है, उसका एक होराइजन, जो एक इंटेलेक्ट का होराइजन है वो ज़्यादा खोला जा सकता है। जी सर। तो उस वक्त की शिक्षा भी कम नहीं थी। कम नहीं थी। उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस शिक्षा में संस्कार अधिक था, जी सर। और हम लोग अपने गुरु के प्रति एक आदर भाव रखते थे, और शिक्षा को ग्रहण करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। जी और आज थोड़ा विद्यार्थी में ये चीज़ें कुछ थोपी ज़्यादा जा रही हैं, उसमें कुछ अनिच्छा ज़्यादा है जी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके लिए बाहर के दूसरे प्रलोभन जो है, उसकी जो टेम्पटेशन के स्कोप ज़्यादा है उसमें, जी सर। है ना। उसको दिख रहा है कि मोबाइल भी देख रहा है, उसमें मुझे गेम भी देखनी है। तो हमारे समय में ये चीज़ नहीं थी, और हमें तो उस वक्त अखबार भी तीसरे दिन बाद मिलता था जी सर। पढ़ने के लिए, जी और उसके लिए हम तरसते थे कि पढ़ना है मुझे, जी सर। 3 दिन बाद आएगा। हाँ, अब आजकल तो अगर सुबह पढ़ लिया तो शाम को अखबार बासी हो गया। जी सर। उसमें तो तीसरे दिन का अखबार ही पढ़ेंगे, भी मैंने कल का छूट गया था, ये कल के बाद ये आया, इसको पढ़ लेता हूँ। जी पूरी खबरें पढ़ते थे, जी सर। उससे भाषा भी अच्छी बन जाती थी, लिखने की शैली अच्छी बनती थी। पर आज इतना ज़रूर हुआ है कि शिक्षा में जो हमारे प्रयोग विशेष करके डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा हुए हैं, उसमें बच्चों के हाथ में ये गैजेट्स आ गए हैं, जी और उसमें चाहे घर का मोबाइल की हम बात करें जी तो सर। उसका जो चॉइस उसमें है वो गलत हो गई है। जी हमें दोषी उस चीज़ को मानना चाहिए, हमें मतलब शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को दोष देना चाहिए, या अभिभावक को भी दोष दे सकते हैं यहाँ पे जी। कुछ हद तक, कि भाई इतनी लिबर्टी मत दो बच्चे को कि वो उस मोबाइल में इस तरह की साइट्स देखे कि जहाँ उसका पथ जो है वो भ्रष्ट हो जाए, है ना। जी सर। तो उससे उसको रोकना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज जिसे हम कहते हैं ना, कि उसका एक सही प्रयोग जो है वो बहुत आवश्यक है। तो इतना फर्क है। बाकी शिक्षक का भी आज दायित्व तो ज़्यादा बढ़ गया। उस वक्त थोड़ा ये था कि भाई शिक्षक जो है उनके प्रति सम्मान था, जी सर। तो ज़्यादा उन्हें प्रयास नहीं करने पड़ते थे। आज तो शिक्षक के प्रयास बढ़ गए, बढ़ गए सर। उसका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। जी वो बच्चा कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। उसका बिहेवियरल चेंज हो रहा है, और मतलब एज से पहले वो थोड़ा सा चेंजेस उसमें ज़्यादा नज़र आ रही है। बच्चे ओवर स्मार्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस वक्त ये नहीं था हम लोगों में कि भी उस वक्त बच्चे दो हैं वो एक तरह से शिक्षार्थी के ही उस मानक में फिट थे, उस स्टैंडर्ड में थे। जी तो सर। आज कुछ थोड़े से बच्चे उस उम्र से ज़्यादा
पहले जो है वो तथाकथित रूप से अवेयर होने लगे हैं। जी सर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज शिक्षक का दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे पास सरकारी विद्यालय में तो वो बच्चे आते हैं जो समाज के उस तबके के हैं जहाँ पर माता पिता भी उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। जी सर। मैं तो अध्यापकों से ये आह्वान करूँगा कि वो एक माता पिता का दायित्व भी निभाएं, जी सर। उसका निर्वहन करें। जी। बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, उसकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उसकी जो पारिवारिक आवश्यकताएं या उसकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं और उसके बाद बौद्धिक आवश्यकताएं जो भी हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करें। जी सर। सर जैसे आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जो हमारा युवा वर्ग है सर नशे की चपेट में आता जा रहा है सर, इसके लिए कोई एक संदेश सर, ताकि हम अपने युवाओं को इस जंजाल में फंसने से बचा सच पाएं। में ये एक बहुत चिंतनीय विषय है कि आज हमारा युवा जो है वो नशे की तरफ उसका आकर्षण अधिक है, और उसका कारण ये भी है कि एक तो समाज में ऐसे लोग जो इस कार्य में संलिप्त हैं, और ये चीज़ें सुलभ भी हो रही हैं, बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रही हैं। और इसके लिए तो मैं कहूँगा कि जो एक वल्नरेबल जो हमारे बच्चे हैं, जी सर। जो बच्चे इस नशे की तरफ आ रहे हैं, और जो पेडलर्स होते हैं उनका एक ही ध्येय होता है कि नए नशेड़ियों को कैसे तैयार करें, जी। नए बच्चों को कैसे जोड़ें। और हम तो उस विद्यालय में हैं जहाँ पर बच्चा वल्नरेबल है, इजीली उसको टारगेट कर सकता है वो व्यक्ति। तो एक ऐसा मैसेज हम विद्यालय में दें कि बच्चों इस तरफ अगर हम गए, एक कदम आगे बढ़ाना ही सीधे उस खाई में, मौत की खाई में जाने जैसा ही है। चिट्टा जैसा नशा आज एक ऐसा है कि एक बार के प्रयोग से भी व्यक्ति अभ्यस्त होकर के वो मौत के मुंह में जा रहा है। जी सर। अगर हम बच्चों को इस तरह इस नशे की भयानकता, भीषणता के बारे में बताएंगे, निश्चित तौर पे बच्चा उससे पीछे हटेगा। दूसरी बात ये है, और भी विकल्प है, बच्चों को बताना पड़ेगा कि भी खेलें भी बहुत बड़ा विकल्प है। जी। आप योग में अपने आप का ध्यान दें, आप मेडिटेशन में अपने आप को डालें। जी। और विद्यालय में जिम बने हुए, ओपन जिम बने हैं, इंडोर जिम है, आउटडोर जिम्स हैं, उसमें जाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और खेलें एक बहुत बड़ा विकल्प हमारे पास है। जी सर। आजकल खेलें जहाँ विद्यालय में भी होती हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पे बहुत सारी हो रही हैं। खेलों में आजकल बच्चों को बहुत सारा रोजगार के भी अवसर बहुत सारे हैं। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए इस तरह की जो नॉरिशिंग है, इस तरह की जो काउंसलिंग है, वो बड़ी निरंतरता से हमें देनी पड़ेगी। जी सर। वी हैव टू ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी, थोड़ा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। जी सर। अपने प्रार्थना सभाओं में, अपने कक्षा में अगर हमारा संवाद चल रहा है तो वहाँ पर 5 मिनट ज़रूर दें। जी सर। मैं समझता हूँ, मैंने एक जामी में जाता हूँ, अपने मैसेजेस मैंने दिए हैं कि भी कम से कम 5 मिनट संस्कारों पे चर्चा हो, हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, बच्चों को क्या सीखना चाहिए, और नशे से दूर रहने के लिए हमारे पास और कौन से अच्छे विकल्प हैं। और नशा जो है उसका विकल्प मृत्यु ही है ना, जी सर। और नशे से दूसरा जो विकल्प है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो जीवन का, व्यक्तित्व का विकास है। जी सर। वो खेलों के माध्यम से हो सकता है ना, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, और भी कई ऐसी कलाएं हैं जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको निखार कर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये लड़ाई अध्यापक और विद्यार्थी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है। जी सर। इसमें हमें अभिभावकों को भी जोड़ना पड़ेगा, जी। और समाज को भी जोड़ना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी हमें। जी। समाज को भी संदेश देना पड़ेगा, अगर इस तरह के व्यक्ति समाज में हैं जो नशे में संलिप्त हैं, जी। और उनके लिए बड़ी गंभीरता से, निडरता से आप उनके बारे में बताएं। जी। और मैं समझता हूँ कि आज तो पूरे प्रदेश में एक एंटी चिट्टा जो कैंपेन है, बहुत बड़ा कैंपेन हमारे सरकार ने शुरू किया है। जी सर। तो हम भी इसका हिस्सा बने। जी सर। सर हमने आपके जो विचार सुने सर, और इससे डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और सर आपने जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए जो संदेश दिया है सर, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमें ये उम्मीद है कि आपके इस मार्गदर्शन की हमेशा सर हमें ज़रूरत रहेगी, और ये आशा है कि आप हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपने अपना जो अमूल्य समय सर हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए दिया है, उसके लिए सर आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।